तो सभी मौजूदा प्रशिक्षणार्थी है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग डिबेट एंड एंकरिंग को गति प्रदान करने के लिए हमारे सम्मानीय पुष्कर सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। आप सबको यहाँ पे देख के बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा दुख भी है कि बहुत कम लोग आज ज्वाइन किए हैं अभी, पर मुझे पता है आगे आने वाले 5-10 मिनट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। पर ये जो हमारी आदत है ना, इनको इसको सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन कर पाएंगे ना, उतना जल्दी हम शुरू कर पाएंगे। अभी क्या होगा कि जो भी मैं बातें करूंगा ना, तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो गेट नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सुन पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। वो गैप ना रहे, उसके लिए आपका 2:25 पे ज्वाइन कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। जितने भी लोग उन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो म्यूट रखना है। जैसे ही आपको कुछ बोलने को कहा जाए, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, प्रभावी सार्वजनिक भाषण आज दूसरा सत्र है आपका। पहले सत्र में बहुत कुछ आपने सीखा है। 8 मिनट फॉर्मूला जो हमने सिखाया था, जो आपने सीखा था, उसके ऊपर आपने काम करके एवरीडे, हर रोज आप वीडियोस भेज रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं आपकी वीडियो देख के। जिन लोगों ने भेजा है उनको पता है कि हाँ हमने भेजे हैं, और जिन्होंने नहीं भेजा है उनको भी पता है कि उन्होंने नहीं भेजा है। इनके पीछे छोटे छोटे कुछ कारण भी लोग डालते हैं कि मैं बाहर हूँ इसलिए नहीं कर पाई, कि मैं ये काम से गई थी, या मैं बाहर गया था। पर मैंने 1440 मिनट में से सिर्फ आपके पास 8 मिनट मांगे। आप कहीं पे भी बाहर हो, 8 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। उसमें से 2 मिनट का वीडियो तो कहीं पे भी बन जाएगा। मोबाइल तो साथ में लेके ही जाते हैं ना आप, तो 2 मिनट का वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और आज के बाद ऐसे कोई कोई बहाने मत डालना कि मैं बाहर थी, या आज काम बहुत था, या हमारे घर मेहमान आ गए थे घर पे। ऐसा कुछ भी मत डालना। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 बजे से पहले पहले वीडियो डालना है। ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो क्या डालते हैं उसकी बात कर लेते हैं, कि मैं जो भी विषय देता हूं ना, उस विषय पे सिर्फ उसकी व्याख्या डाल देते हैं, आधे मिनट 1 मिनट का वीडियो बना के डाल देते हैं। उससे आपका नियत कार्य खत्म नहीं हो जाता। आपको आपका नियत कार्य खत्म करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया गया है, तो 2 मिनट का पूरा वीडियो बनाना है। ठीक है। उसके लिए कहाँ से डेटा एकत्रित किया जाएगा, किस तरीके से शुरुआत की जाएगी, किस तरीके से क्लोजिंग किया जाएगा, ये सब चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि आपके वीडियो में मैंने देखा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, बीच में क्या क्या मसाला डालना है, वो डेटा कहाँ से लाना है, अंत कहाँ से करना है, ये सारी चीजें आपको मालूम नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अभी मालूम नहीं है, इसलिए आपके वीडियो में नहीं आ रही है। पर आज आप सीखेंगे, जिससे आपके वीडियो में बहुत सुधार होगा और आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का दूसरा सत्र। आप सब इस सफर में मेरे साथ रहेंगे, और मुझे आशा है कि आप बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। चलिए, सेकंड स्लाइड कीजिए सर, नीरज जी। आसन एवं आसन का नाम।
पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आसन रखना बहुत जरूरी है, उसका नाम रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जुड़ाव हो जाएगा, एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा आपके साथ, आपका एक हमसफर भी होगा, जिसके ऊपर बैठने से आपको एक अलग ऑरा में ले जाएगा और अंदर से शक्ति का संचार करेगा। ये मैं भी बैठा हूं तो आसन के ऊपर ही बैठा हूं, और ये अलग शक्ति संचार कर रहा है। ये आप ऐसा मत समझना कि ये बच्चों के खेल है, ये बच्चों के खेल नहीं है। एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही शक्ति मिलेगी। मुझे ये जानना है कितने लोगों ने अपने आसन को रखा है और आसन का नाम भी रखा है। आपको कमेंट बॉक्स में डालना है आसन का जो भी आपने नाम रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने रखा है। आसन का नाम डालिए कमेंट बॉक्स में, क्या नाम रखा है आपने अपने आसन का। जिन लोगों ने नहीं रखा है वो लोग रख लेना, आज आज ही रख लेना। पर जिन लोगों ने रखा है वो लोग प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता चले। कमेंट बॉक्स, एक ही मैसेज आया अभी। टेबल नाम रखा है महेश जी ने। गिर भी। महेश जी ने टेबल नाम रखा है, बाकी किसी ने रखा ही नहीं है। जिन्होंने नहीं रखा, मेहरबानी करना मेरे ऊपर, प्लीज एक आसन रख लीजिए, उसका नाम रख लीजिए, और उसके ऊपर ही बैठ के सभी सत्र आप अटेंड कीजिए, जिससे आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट, नीरज जी। सुभाषन, मुकेश जी, मुकेश किस्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नियत कार्य अभिवादन। अभी आप सब शिक्षक हैं, तो मुझे ये नियत कार्य अभिवादन आज से स्टार्ट नहीं करना है, अगले सेशन से मैं करूंगा। आज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज आप सब शिक्षक हैं, आपका अपमान हो वो मुझे पसंद नहीं है। आप सबको पता है कितने लोगों ने नियत कार्य किए हैं, कितने लोगों ने बहाने बनाए हैं, कितने लोगों ने डाला ही नहीं है। नाम ठीक बताइए। है। और कुछ लोगों ने डाला है तो सिर्फ जो भी विषय दिया है उसकी व्याख्या कर दी है, आधे मिनट का, 1 मिनट का, तो वो आपका नियत कार्य नहीं है। और जो लोगों ने 8 बजे से पहले वीडियो नहीं डाला, उसके बाद डाला है, डाल दिया है, मैं श्रमा प्रार्थी हूँ, उन्होंने भी अपना नियत कार्य पूर्ण नहीं किया है। हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। हम 3 दिन का खाना एक साथ खाते हैं क्या? अगर हमको भूख लगी है आज, तो हम 2 दिन भूखे रहेंगे, तीसरे दिन तीनों दिनों का खाना साथ में खाएंगे? नहीं। तो ये भी जो नियत कार्य आपको दिया जा रहा है, वो आपके दिमाग के लिए एक खुराक का काम करता है। ठीक है। तो इसलिए आपको भी टाइम टू टाइम ये काम करना है। आज से जो भी आपको विषय दिया जाए, उस विषय पे कम से कम 2 मिनट, ज्यादा बना सकते हैं, पर कम से कम 2 मिनट का वीडियो आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है। तो उसके बाद जिन लोगों ने नियत कार्य सबसे पहले किए होंगे, उनका अभिवादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बंद। मैंने 3 वीडियो भेजे थे आपको, तीनों वीडियो आपने देखे होंगे। आज आप सब बोलेंगे और बारी बारी बोलेंगे, पर सबसे पहले जो बोलेगा उसको एडवांटेज है क्या, कि वो कोई भी 3 चीजें बता सकता है, कि तीनों वीडियो में एक एक चीज बतानी है कि क्या आपने सीखा उससे। पर दूसरा जो आएगा उसको रिपीट नहीं करना है, पहले वाले ने जो बोला है उसमें से कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ अलग ही बोलेगा। तीसरा जो आएगा उसको भी पहले 2 वाले को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले जो बोलेगा वो मजे में रहेगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बहुत है। सबसे लास्ट में जो रहेगा बैठनाथ उसको सर। तकलीफ रहेगी। तो सबसे पहले जो बोलने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालेगा, मैं यहां से रिकॉग्नाइज करूंगा। उसके बाद आपको बोलना शुरू करना है। कमेंट बॉक्स में जिसका भी पहले आया है, महेश जी का पहले आया है, तो सादर आमंत्रित है महेश जी। आप सबसे पहले बताइए 3 वीडियो जो भेजे थे उसमें से आपने क्या सीखा, उनके बाद धनंजय जी। चलिए। सेकंड सेकंड वीडियो में देखे थे, देखिए 4 टिप्स बताए थे सर। हम्म। उसमें से एक टिप्स है कि नर्वस होना कोई बुरा बात नहीं है। वेरी और गुड।
और एक सर वीडियो में बताया था 11 टिप्स बताया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में सर। तो 11 जो टिप्स बताए थे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उसको हम बता रहे हैं सेकंड वाला में, जो कि बात करते समय हाथ का जो प्रयोग है, जैसे पैकेट में नहीं रखना है, ऐसे बांध के नहीं रखना है, और बहुत सारे कुछ बताए थे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अभी बारी है धनंजय जी की। धनंजय जी, महेश जी ने जो बोला है उसको रिपीट नहीं करना है, उसके अलावा कोई 3 चीजें बतानी है तीनों वीडियो में से। आमंत्रित हैं आप धनंजय जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र धनंजय जी। सर, जब भी किसी से बात करते हैं तो उसका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम उसको ज्यादा बार बार देख रहे हैं। गुड। दूसरा, उसके बाद बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज का हमारा कैसा होना चाहिए कि हम उससे बात कर रहे हैं तो ज्यादा ये नहीं लगना चाहिए उसको कि हम इग्नोर कर रहे हैं, उसका बात अनदेखा कर रहे हैं। नाइस। और सर, चलिए धन्यवाद। और सुनीता जी, सादर आमंत्रित हैं आप। बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। यस। पहला वीडियो में देखिए कि नर्वस सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा में देखिए कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जैसे अपना सिर को ज्यादा मतलब ज्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। ज्यादा ऊपर रखने पर बात करने के दौरान घमंड घमंड को दिखाता है, और ज्यादा नीचे करने पर उसके मतलब डरा हुआ को दिखाता है, लो दिखाता है। इसलिए मतलब सीधा सिर को रख के बातें करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मैं जो सिखाना चाहता हूँ ना वो आप सीख रहे हैं, जो समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं। चलिए बबीता जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए आपने क्या सीखा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने म्यूट कर दिया। बबीता जी अनम्यूट कीजिए, नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर नहीं आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है, बोलिए। पहले वीडियो में किसी से जैसे हमेशा को डरता था कि वो स्टेज में कैसे बोले, कैसे एकदम हमेशा डरता था, लेकिन वो धीरे धीरे तो आगे बढ़ गया सर। लेकिन डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम कर लेना चाहिए। आत्म मतलब अंदर में आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम कर सकते हैं। और जैसे दूसरा वीडियो में हो गया कि जैसे बॉडी लैंग्वेज, हमेशा बॉडी को फिट रखना चाहिए, यानी बॉडी अच्छा रहेगा, मतलब हंस के बोलना चाहिए। ऐसा बात नहीं जो शर्म, पूरा शर्म से बोले या तो झुक के या शर्मा के, ऐसा नहीं, एकदम टैलेंट के साथ बोलना चाहिए सर। और आत्मविश्वास होता है तो अपना लक्ष्य ही पूरा कर लेते हैं। तो वेरी इतने गुड, ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ 3 चीजें बतानी है सबको। वीणा जी, सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हमने तीनों वीडियो में देखे जिसमें एक्सरसाइज और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। हमें दूसरे किसी से बात करते समय हमने अपने सबसे पहले देखने का नजरिया, बोलने का, बोलने में थोड़ा स्माइल होके, अपना कंधा थोड़ा ऊंचा करके और रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके बात करनी चाहिए। तभी हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर ला सकते हैं और दिखा सकते हैं और दूसरों से बात करने में कंफर्टेबल लग सकते हैं। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बेहतरीन। चलिए सविता जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हम तो 2 वीडियो देखे, 3 तो हम नहीं देखे, लेकिन किसी से जैसे किसी से बात करते हैं तो हम पहले नर्वस हो जाते हैं। और दूसरा वीडियो में देखें जैसे कि हमें बात करने के लिए ना ही सिर को ज्यादा ऊपर और ना ही नीचे रखना है, बीच बीच में ये करके बात करना है। जी सर। धन्यवाद सविता जी, बहुत बेहतरीन। चलिए अंजू जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट है आप। हम तो 2 ही वीडियो देख पाए हैं, तीसरा वीडियो नहीं देख पाए किसी कारण वजह से।
तो हम पहला वीडियो के अनुसार यही है कि हम कुछ बोलते समय यानी कि हमें यदि किसी से अपनी बात रखते हैं तो नर्वस फील करते हैं, लेकिन सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, मेरी थोड़ा जोर आवाज से आ रही है बोलिए। सर? अब आ रही है। सर हाँ सर, हम यही पहला वीडियो से यही सीखा है कि अक्सर हम किसी भी चीज को बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन नर्वस फील होना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर हम किसी भी इंटरवल में मतलब नर्वस फील होते हैं, लेकिन देखा जाए तो मतलब नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है। डर किसी भी अननोन सिचुएशन में मतलब नेचुरल मूवमेंट का रिस्पॉन्स होता है। मतलब यही होता है कि जो मतलब बड़े बड़े इंटरवल मतलब स्पीकर मतलब बड़े बड़े आदमी भी उस टाइम अपने इंटरवल के टाइम पे थोड़ा नर्वस फील करते हैं। और मैंने तीसरे वीडियो पे ये समझा कि अगर हम अपनी बातों को लोगों को इंटरेस्ट करना है तो हमें दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें बल्कि खुद को बॉडी लैंग्वेज को मतलब ध्यान न रखना चाहिए, उसे अच्छे करना चाहिए, मतलब ताकि वो हम पे इंटरेस्ट ले मेरी बॉडी लैंग्वेज पे। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद अंजू जी। चलिए, और उसके बाद कौन है? वन मिनट। हाँ, मुकेश किशपुर, राजकुमार पटेल। आ जाइए। अंजू जी के बाद बेबी कुमारी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहला वीडियो में सीखे कि स्टेज में जाने से पहले सबके अंदर घबराहट और नर्वसनेस होती है। अगर नर्वसनेस होती है तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ताकि हमारी नर्वसनेस खत्म हो जाए। और दूसरी वीडियो में हम देखे कि अगर हम स्टेज पे कुछ बोलने जाते हैं तो ये नहीं कि हमको ये सब सुनाना है उसको, ये नहीं कि हमको सुनाने के लिए बोलना है। जो हमारी स्पीच होती है वो ऐसे देना है कि उनको ना लगे कि हम उसको सुना रहे हैं या फिर यही हम सुनाने के लिए स्टेज पे आए हैं। वो अपने तरीके से हम लोग को देखना है कि वो कैसे, जैसे स्टेज में हम जब भी जाते हैं तो कुछ शेयर करने के लिए ही जाते हैं, तो उनको ना लगे वैसे। और तीसरा वीडियो में देखे कि हमारा जब स्टेज में जाए तो बॉडी लैंग्वेज हंसकर जाए, स्माइल में जाए, ताकि उन लोग को पता भी नहीं चले कि हम लोग नर्वसनेस में हैं। और बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहना चाहिए ताकि देख के लगे कि ये कॉन्फिडेंट है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। चलिए, अंजू कुमारी। मैंने तो बोल दिया। दूसरी बार आपने 2 बार मैसेज डाला था क्या? चल गया होगा लेकिन मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। के बाद कौन है? ओके, अब कौन बाकी है? जो बाकी है वो अपने आप बोलने आ जाए, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। यस सर। मैं हाँ, आइए। हेलो सर। हेलो। सर पहला वीडियो में मैंने सीखा सर, बात करते समय अपनी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद ही हम लोग अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक हो सकता है। और दूसरा वीडियो मैंने नहीं देख पाया सर। और तीसरा वीडियो में जो है कि हम लोग का बॉडी स्ट्रेंथ होना चाहिए और स्माइल भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा स्माइल करते हैं तो लोग फेक स्माइल समझते हैं, इसलिए थोड़ा चेहरा में थोड़ी सी मुस्कुराहट आनी चाहिए सर। गुड, धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और कौन बाकी है? जो भी बाकी है आ जाइए, क्योंकि बोलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, सभी को मिलता नहीं है। हेलो सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हेलो।
हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहला वीडियो में हम सीखे कि कहीं भी पब्लिक स्पीच करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि नर्वस महसूस ना करें। और गुड। दूसरे वीडियो में हम सीखे कि सर अपने आप में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और तीसरा वीडियो से यह सीखे कि बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि आई कांटेक्ट रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ज्यादा आई कांटेक्ट रखना चाहिए, हमें 80 और 20 का रूल फॉलो करना है। गुड, ग्रेट। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी। और कौन बताएगा? सबकी बारी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों वीडियो में मैं जो सिखाना चाहता था वो सब कुछ आप सीखे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और फीडबैक, अभी आप लोग जो वीडियो भेज रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं अभी। वो इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो चीजें जिसमें आप गलती कर रहे हैं ना, वो चीजें सिखानी ही बाकी है, वो मैं आज सिखाऊंगा आपको। तो आज जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूं वो सारी चीजें आपके वीडियो के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद आपको वीडियो बनाना है। जैसे ही आपका वीडियो ग्रुप में आएगा, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। और दूसरा वीडियो दूसरे दिन जब आपका आएगा, तब मैंने जो सुधार दिए हैं आपको, वो सुधार के साथ ही आपको वीडियो भेजना है, ठीक है। अभी मैं सामूहिक एक फीडबैक देना चाहता हूं, जो भी आपके वीडियोस आ रहे हैं उसमें आप सब क्या करते हैं कि जो आपको विषय दिया गया है उसकी सिर्फ व्याख्या देते हैं, आधे मिनट 1 मिनट का वीडियो बनाना है इसलिए बना देते हैं, पर सीखने के लिए जो वीडियो बनानी चाहिए वो अभी नहीं आ रही, वो आज से आएगी, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो अगर आपको बोला गया है तो कम से कम 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कितना भी बना सकते हैं, मिनिमम 2 मिनट तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैं आज जो भी सिखाऊंगा वो सब कुछ आपको ऐड करके ही बोलना है। बाकी आप अभी जो वीडियो भेज रहे हैं ना, उसमें गैप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप ज्यादा ले रहे हैं, यानी आपका बोलने का जो फ्लो है, जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए वैसा नहीं है। ज्यादा गैप ले रहे हैं, ज्यादा ब्रेक ले रहे हैं, ज्यादा पोज ले रहे हैं बीच में। आपको बोलना है किस तरीके से, जैसे आप अपनी सहेली से बात कर रहे हो, आप अपने घर में लोगों से बात कर रहे हो, तो कितना फ्लुएंटली बोलते हैं, एकदम इजीली, वैसे ही आपको स्टेज पे भी बोलना है। स्टेज पे जाके कुछ अलग नहीं बोलना है, जैसे नॉर्मली आप बात करते हैं आपके दोस्तों से, उसी तरीके से बात करना है, ठीक है। तो वो एक आपको सुधार की बहुत जरूरत है, वो भी मैं आज सिखाऊंगा आपको। तो फीडबैक आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, जैसे आप वीडियो भेजोगे और जैसे ही मैं उसको देखूंगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं पहली प्राथमिकता से उसको रिप्लाई करूंगा, सही है। चलिए, तो फीडबैक जैसे ही आए उस फीडबैक को आपको पढ़ना है और जो भी आपको सुधार है वो करना है। पर आज से 2 मिनट से कम का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। दूसरा, अगर मैंने बोला है 8 बजे से पहले भेजना है, तो 8 बजे से पहले ही वीडियो आपको भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है। और किस तरीके से वीडियो को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। नीरज जी, नेक्स्ट ये देखिए, आई आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। आई कांटेक्ट ये है ESP फॉर्मूला। जिस तरीके से मैंने सबसे पहले आपको 8 मिनट फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छा वीडियो बनाना सीख गए हो। अब दूसरा फॉर्मूला आया है, उसका नाम है ESP फॉर्मूला। ESP में E मीन्स आई कांटेक्ट, S मीन्स स्माइल, और P मीन्स पोस्चर। E फॉर आई कांटेक्ट। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट पे बात करते हैं। आप सबने वीडियो देखा है बॉडी लैंग्वेज का, उसमें आई कांटेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आई कांटेक्ट, जब हम 3-4 लोग बात कर रहे हैं तब कैसा आई कांटेक्ट होना चाहिए वो वीडियो में आपने देख लिया। पर अगर 200 लोगों का क्राउड है और उसके सामने आप बोलने के लिए खड़े हुए स्टेज पे एज अ स्पीकर, तो
200 लोगों को कैसे ऐसा लगेगा कि आप उनको देख रहे हैं, उनसे आपका बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक आपका आई कांटेक्ट हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसका फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, जितना भी आपका जितना बड़ा क्राउड है ना, उस क्राउड को 6 अलग अलग हिस्सों में आपको बांट लेना है। सबसे पहले क्या करना है, मान लो 200 लोगों का क्राउड है, उसको बीच में से एक लाइन बना लीजिए मानसिक तरीके से, ठीक है, मेंटली मेंटली आपने बना दिया तो 2 भाग हो गए। अभी 2 हो गए, उसमें से आपको 6 करने हैं। तो इस तरफ का जो है उसमें वहां पे पहला वाला, बीच वाला और आखिरी वाला, पहला वाला, बीच वाला, आखिरी वाला, ऐसा करके 6 भाग आपने कर दिए। अब जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको साइमल्टेनियसली उस भाग पे ही देखना है। तो जिस तरीके से आप अपना फेस को घुमाते रहेंगे, लोगों को लगेगा कि आप उन सबको देख रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया कि सिर्फ राइट साइड देख के आप बोले, तो लेफ्ट साइड वाले डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल में घुस जाएंगे, अपने बाजू में जो भी दोस्त बैठा होगा उससे बातें करने लगेंगे। अगर आपने सिर्फ लेफ्ट देखा तो राइट वाले ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सारी ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि आपका ध्यान सब पे है, आप सबके साथ आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। तो आपकी आई कांटेक्ट सबके साथ होगी तो लोग अटेंड करेंगे आपको। कोई मोबाइल में नहीं जाएगा, कोई अपने आजू बाजू वाले से बात करना शुरू नहीं करेगा, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपके अंदर भी एक उत्साह आएगा और आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आप सामने वाले से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सब समझिए कि आपका वीडियो हमने ऑन क्यों रखा है। आपका वीडियो ऑन इसलिए रखा है कि मैं आप सबको देख सकूं, ठीक है, आपकी आंखों में देख सकूं कि आपका ध्यान किधर है, मुझे पता लग सके। मान लो अगर ये वीडियो जो मेरा ऑन है वो वीडियो में ऑफ कर देता हूं और फिर मैं बात करता हूं, तो क्या आप सब मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे? जिस तरीके से आप अभी सीख रहे हैं, क्या ऐसा सीख पाएंगे? कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ या ना। क्या मैं अपना वीडियो क्लोज कर दूं तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, सीख पाएंगे अच्छी तरीके से? नहीं। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आप मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से जब कोई वक्ता स्टेज के ऊपर बोलता है तो वो अपनी ऑडियंस को नहीं देखता है, ऑडियंस के सामने देख के बात नहीं करता है, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं हो पाती, वो बात नहीं कर सकता, सामने वाले सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। तो इसलिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा है एस फॉर स्माइल। तो जब भी आप एज अ वक्ता, एज अ स्पीकर बात करते हैं कहीं पे, तो आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होना जरूरी है। ये जो स्माइल है वो बहुत बड़ा हथियार है। आप देखना, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, आपको कोई काम करवाना है, तो 50% चांस है कि सामने वाला ना बोलेगा और 50% चांस है कि हाँ बोलेगा, क्योंकि वहां पे आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आंखों की शर्म नहीं लग रही है, ठीक है, आपको देख नहीं रहा है, आपके फेस पे स्माइल देख नहीं रहा है वो, तो वो ना कहेगा। पर अगर आप उससे सामने मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं आई कांटेक्ट के साथ विथ स्माइल, तो 90% चांस है कि वो हाँ ही बोलेगा। ये एक्सपीरियंस सबका होगा, और अगर ना हो तो आप करके देखना। तो स्माइल जब आपके फेस पे होती है तो सामने वाला आपको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकता है और मानेगा आपकी बात। मेरी बहनों के लिए तो स्माइल एक बहुत बड़ा हथियार है। कोई भी काम घर के किसी से भी करवाना हो, बच्चों से करवाना हो, ननन से करवाना हो, सास से, ससुर से, देवर से, अपने पति से करवाना हो, विथ स्माइल आप कुछ कह के देखना, वो काम हो ही जाएगा। 99% कोई ना नहीं बोलेगा। पर वही काम आपने स्माइल के साथ नहीं पर गुस्से से बोला, तो 10% चांस ही है कि वो काम होगा, बाकी 90% चांस है कि वो काम नहीं होगा। सही है।
तो स्माइल बहुत जरूरी है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तभी लोग आपको समझ पाएंगे। ठीक है। और तीसरा है पी फॉर पोस्चर। पोस्चर एंड जेस्चर, ये दोनों क्या है? तो सबसे पहले तो जिस तरीके से आप खड़े रहते हैं ना, उसको पोस्चर बोलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत होनी चाहिए, सीधी कर लो। एक एक्सरसाइज करते हैं अपने, रीढ़ की हड्डी सब लोग सीधी कर लो, जहां पे भी बैठे हो, खड़े हो, सभी जगह। ठीक है। आपके हाथ अगर ऐसे हैं तो उसको खोल दो। रीढ़ की हड्डी आपने सीधी कर ली, छाती थोड़ी सी बाहर, कंधे एकदम सीधे मजबूत, आपका फेस एकदम स्ट्रेट, मुंह पे थोड़ी स्माइल और आई कांटेक्ट सीधा कैमरा पे। आपने अंदर से एक अलग शक्ति महसूस की अभी? जो अभी इससे पहले आप बैठे थे और अभी जो मैंने करवाया, उसके बाद कोई अलग शक्ति का संचार हुआ या नहीं हुआ शरीर में? हाँ कि ना? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपको खुद को अंदर से अच्छा लगा या नहीं लगा? बहुत कम लोग डाल रहे हैं जी। लगा ना? तो अगर सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे या खड़े खड़े हमने कंधे सीधे किए, छाती थोड़ी बाहर की, फेस सीधा किया, आई कांटेक्ट सीधा किया और विथ स्माइल हम रहे, रीढ़ की हड्डी मजबूत की, तो अंदर से शक्ति का संचार होता है। उसी तरीके से जब एज अ स्पीकर, एज अ वक्ता आप किसी स्टेज पे जाते हैं, तो मैंने जो बोला वो पहले उस अटायर में आ जाइए, उस पोस्चर में आ जाइए, आपके अंदर शक्ति का संचार होगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है। दूसरा है जेस्चर। जेस्चर किसे बोलते हैं? जेस्चर बोलते हैं हैंड मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आपकी स्माइल, आपके आई कॉन्टेक्ट्स, आपके हाथ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपकी खड़े रहने की स्टाइल क्या है, ये सारा जेस्चर पोस्चर में आता है। आप देखिए नीचे एक फोटो है, उस फोटो के अंदर दिख रहा है ना सबको फोटो? वो फोटो के अंदर 5 लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 5 में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें होगा? कमेंट बॉक्स में डालिए। इन 5 में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कौन दिख रहा है? जल्दी। धनंजय जी बोल रहे हैं कि बीच में जो बंदा है वो। चलिए, और चलो महेश जी भी बीच में बोल रहे हैं, सविता कुमारी जी 5 नंबर, राजकुमार और मुकेश किस्कू जी बोल रहे हैं बीच वाला। सही है। चलिए आगे। सुनीता जी बोल रही है तीसरा, बीच वाला, बीच वाला। सही है। चलो अब मैं ये 5 जो खड़े हैं ना, उनको डिस्क्राइब कर देता हूं कि किस तरीके से हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, सबसे पहला, ठीक है, उसका उसने कपड़े बहुत बेहतरीन पहने हैं और उसका खड़े रहने का जो स्टाइल है ना, उसमें देखिए एक पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। दूसरा, उसके फेस पे स्माइल है पर आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो दूसरी किसी जगह पे देख रहा है, हमारे सामने नहीं देख रहा है, और उसके हाथ भी कुछ ऐसी मुद्रा में है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जब देखें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ असमंजस में है, दूसरे ही विचारों में है। जब आप दूसरे ख्यालों में खोए हुए होते हैं ना, आपके हाथ काम नहीं करते, वो अपने आप अंदर से जुड़ते जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी आई भी दूसरी जगह घूमेगी और आपका पैर भी सही से खड़े नहीं हो पाओगे। वो एक पैर पे खड़ा है, दूसरा पैर पे खड़ा नहीं है, पूरा भार उसके राइट लेग पे। ठीक है। दूसरी जो लड़की खड़ी है, उसके फेस पे स्माइल है, आई कांटेक्ट बहुत बढ़िया है, हमें ही दिख रही है, पर उसने अपने आप को ऐसा करके लॉक करके रखा है, यानी कि वो अपने आप को बचा रही है। क्यों बचा रही है? कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्फिडेंस का कमी दिख रहा है। चौथी जो लड़की है, वो खड़ी तो कंप्लीट है, उसके आई कांटेक्ट भी कंप्लीट है, फेस पे स्माइल भी है, पर उसके हाथ आप देखिए वो जेब के अंदर है। हाथ जेब के अंदर कब होते हैं? जब वो कोई कार्य करना भूल गई हो, उसकी पूरी तैयारी ना हो,
आज जो बोलना है उसके बारे में पूरी तैयारी नहीं है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए उसके जो हाथ है ना वो छुपाने की कोशिश कर रही है, वो स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग मीन्स हाथ में पसीना हो रहा है, वो छुपाने की कोशिश करेगी ही करेगी, कोई भी करेगा। लास्ट वाली जो लेडी है उसके भी स्माइल अच्छी है, आई कांटेक्ट भी है, पर उसके पैरों को आप देख सकते हैं वो लेफ्ट पैर पे खड़ी है, राइट पैर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और उसने भी अपने आप को ऐसे लॉक कर रखा है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी है। और जो बीच वाला बंदा है उसके कपड़े देखिए एकदम कंप्लीट है, उसके आई कांटेक्ट सीधा हमारे साथ है, स्माइल भी है फेस पे, खड़े रहने का स्टाइल देखिए, पैरों के बीच में जितनी जगह होनी चाहिए उतनी ही जगह कंप्लीट है, और उसके हाथ भी एकदम कॉन्फिडेंस से बाहर है। तो इन पांचों में जो बीच वाला बंदा है ना वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, वो आप सबको सिर्फ फोटो देख के भी पता चल जाए। ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, किसी भी बंदे का जो मेजरमेंट निकालना है, जो इंप्रेशन हमारे माइंड में करना है, वो इंप्रेशन सेट करने के लिए 15 मिनट लगते थे किसी भी पुरुष को, यानी जेंट्स को सामने वाले या कोई भी बंदा हो उसका एक इंप्रेशन माइंड में क्रिएट करने के लिए 15 मिनट लगते थे, और मेरी बहनों को सिर्फ 7 मिनट लगते थे, 7 मिनट्स ओनली। तो पहले सिर्फ 7 मिनट में सामने वाला बंदा कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी उसके खड़े रहने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पर आप नहीं मानोगे, वो इतना टाइम घटते 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 अभी सिर्फ इतना ही रह गया है कि आदमी लोग को सिर्फ 14 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 14 सेकंड लगते हैं सामने वाले व्यक्ति की एक परछाई अपने माइंड में बनाने के लिए। ठीक है, और मेरी बहनों को तो सिर्फ 6 सेकंड लगते हैं, कितने, ओनली 6 सेकंड्स। लेडीज में ये शक्ति ऊपर से ही दी जाती है, भगवान ने एक एक्स्ट्रा शक्ति दी हुई है, वो सिर्फ 6 सेकंड में सामने वाली व्यक्ति का एक इंप्रेशन अपने माइंड में क्रिएट कर लेती है। ठीक है, तो हमारा भी बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति हमें जो पहली 6 सेकंड में या 14 सेकंड में पहचानने वाला है ना, वो अपने माइंड में हमारा एक पॉजिटिव इमेज लेके जाए। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही होना चाहिए, हमारा जेस्चर पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक इंप्रेशन बहुत ही बेहतरीन जाए, और फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हमें सीखना था। चलिए आगे, नीरज जी नेक्स्ट। नीरज जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। तो आपको समझ में आ गया ESP फॉर्मूला, E फॉर आई कॉन्टेक्ट, S फॉर स्माइल एंड P फॉर पोस्चर, उसमें जेस्चर भी होता है। तो जब भी हम कोई भी जगह पे एज अ स्पीकर बुलाए जाए तो वहां पे ESP फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अब जब भी आप वीडियो भेजेंगे ना, उस वीडियो में ये ESP फॉर्मूला होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपके फेस पे थोड़ा स्माइल होना चाहिए, आपका जेस्चर पोस्चर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अब से आप जो वीडियो भेजेंगे वो वीडियो आपको खड़े होके बनाना है, बैठ के नहीं। ठीक है, तो आपके हैंड मूवमेंट्स भी आएंगे, फेस एक्सप्रेशंस भी दिखेंगे, स्माइल भी दिखेगा, आई कांटेक्ट भी दिखेंगे। सही है, नीरज जी प्लीज सेकंड स्लाइड कीजिए प्लीज। ओके, तो ये है, हमने ये तो देख लिया कि ESP फॉर्मूला में क्या है, पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, स्क्रिप्ट तैयार करना। क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्ट दे दिया और उस सब्जेक्ट पे आप सिर्फ उसकी व्याख्या करते हैं, तो स्क्रिप्ट तैयार कैसे करें वो सबसे अधिक जानने लायक चीज है। तो स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले सबसे पहले होता है अपने श्रोताओं को पहचानिए, यानी कि नो योर ऑडियंस, किस ऑडियंस के सामने आप बोलने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उसके मुताबिक स्क्रिप्ट तैयार कर पाएंगे। मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूं, तो आप सब शिक्षक गण हैं, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है, तो सब शिक्षक हैं, तो मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। पर आपकी जगह अगर छोटे बच्चे हो, तो 10वीं क्लास से कम क्लास के बच्चे हो, तो मुझे सिखाने का स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा, और ये PPT भी तुरंत अलग होगी। मान लीजिए उनकी जगह पे कोई सीनियर सिटीजन्स है जिनको मुझे सिखाना है,
या फिर कोई पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सीए डिपार्टमेंट के लोग हैं, सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कॉलेज के बच्चे हैं यानी कि युवा, कोई महिला मंडल है, तो सामने वाली जो हमारी ऑडियंस है उसको पहचानना सबसे पहले जरूरी है, उसके मुताबिक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। कौन ऑडियंस है वो आपको मैनेजमेंट को पूछ लेना है कि ऑडियंस में कौन है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल, और वो कहाँ पे रहते हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का क्या संगठन है, उस एरिया का क्या सबसे ज्यादा मशहूर है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वहां पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो आप अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी जाते हैं वहां पे कोई ना कोई रिश्ता निकाल देते हैं कि या मान लो वो बुंदेलखंड आए तो वहां पे आके भी बोलेंगे कि मैं 1 साल के लिए यहाँ पे रहा हूं। जो नमस्कार करने की जो पद्धति है तो वहां पे जो नमस्कार करने की पद्धति होगी उसको वो अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट करना है। तो आप भी एज अ वक्ता जा रहे हैं तो आपके श्रोता हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको अपने श्रोता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए, श्रोताओं को जान लिया, उसके बाद नीरज जी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करनी है स्क्रिप्ट बनाने की, फिर विगत में क्या हो यानी कि बीच में जो भी सब्जेक्ट का डेटा है वो डेटा क्या होगा, और उसके बाद अंत कैसे हो। शुरुआत कैसे की जाए, डेटा कहाँ से इकट्ठा किया जाए और अंत कैसे किया जाए, उसके बारे में अब देखेंगे। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। हेलो नीरज जी, सुन रहे हैं आप? शुरुआत कैसे करें, विगत में क्या हो, अंत कैसे हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सैंडविच का फोटो दिख रहा है, कितने लोगों ने सैंडविच खाया हुआ है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। नीरज जी एक सिंगल क्लिक कर दीजिएगा। ये है सैंडविच फॉर्मूला। हम सारा काम करेंगे फॉर्मूला पे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा, जितना ज्यादा सुन के याद रहता है उससे ज्यादा देख के याद रहता है, इसलिए मैं अलग अलग फॉर्मूलाज आपको देता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्मूला दिया 8 मिनट फॉर्मूला, उसके बाद ईएसपी फॉर्मूला, और उसके बाद ये सैंडविच फॉर्मूला। सब नहीं नहीं नहीं, किसी ने सैंडविच खाया ही नहीं आज तक। 2 लोग हैं जिन्होंने हाँ बोला, बाकी सारे नहीं 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 नहीं। सैंडविच देखा तो है ना? नहीं देखा है तो ये फोटो में देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे जैन सैंडविच भी होता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ आलू या प्याज ही होते हैं, वो जैन सैंडविच भी होते हैं, ट्राई करना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। सैंडविच आपने देखा हो तो सैंडविच के ऊपर एक ब्रेड का स्लाइड होता है और नीचे भी एक ब्रेड का स्लाइड होता है और बीच में मसाला होता है। ठीक है, तो शुरुआत जो होती है ना वो ब्रेड की स्लाइड मान लो 15% है, अंत की ब्रेड की स्लाइड है वो भी 15% की है, और बीच में जो मसाला डाला गया है ना वो 70% है। तो हमें हमारी स्क्रिप्ट इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, शुरुआत 15% करनी है, बीच के मसाले में 70% डालना है पूरा डेटा, और अंत भी हमें 15% से करना है। अभी आप मान लीजिए कि आपके हाथ में एक सैंडविच है, उसके ऊपर का ब्रेड जो शुरुआत है वो नहीं है आपके पास, सिर्फ मसाला है और नीचे का अंत है। तो क्या सैंडविच खाने में मजा आएगा? कमेंट बॉक्स में डालिए, मजा आएगा या नहीं आएगा। अगर ऊपर का ब्रेड नहीं है तो नहीं आएगा। वेरी गुड, क्योंकि शुरुआत अगर नहीं है, आपने विषय के बारे में बोल दिया और अंत भी बहुत अच्छा किया, पर शुरुआत अगर नहीं है, शुरुआत की ब्रेड नहीं है, तो सैंडविच खाने में मजा नहीं आने वाला। अच्छा चलिए मान लीजिए शुरुआत का ब्रेड है, बीच का मसाला भी है, पर नीचे की जो ब्रेड है ना, अंत जो एंडिंग, वो भी नहीं है, तो मजा आएगा? नहीं, तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो मसाला सारा सारा नीचे गिर जाएगा। नीचे की ब्रेड है वो हटा ली तो मसाला सारा नीचे गिर जाएगा,
तो भी सैंडविच खाने का मजा नहीं आएगा। और मान लीजिए बीच का मसाला नहीं है, ऊपर का ब्रेड है नीचे का ब्रेड है, तो क्या उससे सैंडविच बोलेंगे? नहीं, तो भी मजा नहीं आएगा। यानी इसके ऊपर से ये सीखना है हमें कि अगर शुरुआत, अंत और बीच का मसाला ये तीनों चीज है तो ही हमारी स्क्रिप्ट में मजा आने वाला है सुनने वाले को। पर शुरुआत नहीं है या अंत नहीं है या बीच का मसाला नहीं, तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है, तो आपकी सैंडविच में, आपकी स्क्रिप्ट में लोगों को मजा नहीं आएगा, ना ही सुनने में मजा आएगा, ना ही आपको सुनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो सैंडविच फॉर्मूला आप लिख लेना, बहुत जरूरी है। शुरुआत आपको 15% करनी है, अंत भी आपको 15% से ही करना है, और बीच का हिस्सा 70% होना चाहिए। अभी मेरा एक सवाल कि मान लो मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपको बोला है, तो 2 मिनट के वीडियो के अंदर अगर आपको शुरुआत 15% करनी है तो वो 15% यानी कितना सेकंड होगा? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, 15% यानी कितना सेकंड होगा अगर 2 मिनट का वीडियो आपको बनाना है? नौ सौ सेकंड मुएश जी, कैसे होंगे 900 सेकंड? 2 मिनट में सेकंड ही 120 होते हैं, 120 के 15%। 2 मिनट का वीडियो बनाना है, 30 भी गलत है बबीता जी। 2 मिनट का वीडियो बनाना है जो 120 सेकंड का होता है। 120 सेकंड का 15% यानी 18%, 18 सेकंड, जो सुल्तान जी ने जवाब दिया। सुल्तान जी बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही जवाब दिया है आपने। तो आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है ना, अगर 2 मिनट की बनानी है तो 18 सेकंड का आपका ओपनिंग होना चाहिए, 18 सेकंड का आपका क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो 70% बचता है उसमें आपको मेन डेटा जो है वो डालना है। ठीक है, चलिए सैंडविच फॉर्मूला हमने सीख लिया। अब सीखते हैं शुरुआत कैसे करते हैं, अंत कैसे करते हैं। ये है शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरुआत में आप डाल सकते हैं शायरी, कहानी, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण, और क्वेश्चन यानी सवाल। कोई भी शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं, या सवाल से शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक आप जो वीडियो भेजते थे उसमें आप क्या भेजते थे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नमस्कार सर, मैं बबीता कुमारी बोल रही हूँ और मेरा विषय सो एंड सो है। तो विषय तो मुझे पता है क्योंकि मैंने ही दिया हुआ है। दूसरा, आपको आपका नाम बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब भेज रहे हैं ना वीडियो तो आपका नाम आ ही जा रहा है उसके साथ। तो अभी आपको जो शुरुआत करनी है ना, यहाँ पे भी और कहीं पे दूसरी जगह पे भी आप जब बोलने जा रहे हैं वहां पे भी आपको कहीं पे भी अपना नाम और विषय बोलने की जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत सीधी करनी है शायरी से, कहानी से, एग्जाम्पल से या सवाल से, बशर्ते सिर्फ आपको जो विषय दिया गया ना वो विषय के मुताबिक शायरी होनी चाहिए, विषय के मुताबिक कहानी होनी चाहिए, एग्जाम्पल विषय के मुताबिक होना चाहिए, और सवाल कर रहे हैं वो भी विषय का होना चाहिए। इन चारों में से किसी भी एक चीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, अंत कैसे करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए आप। अंत कैसे करें? तो अंत में भी आप शायरी, कहानी, उदाहरण जो है उसमें प्रेरक उदाहरण डालिए, एग्जाम्पल, और सवाल से भी अंत कर सकते हैं, और हमेशा हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में क्या होता है जब फिल्म एंड होती है ना तो एक हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं कि हीरो जीते, कोई ये नहीं देखना चाहता कि विलन जीते। अगर किसी फिल्म में बताया गया कि विलन जीत गया आखिर में, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो वो फिल्म हिट नहीं होती है। और जिस फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि आखिर में विलन हार जाता है, हीरो जीत जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, तब वो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। यानी अंत जो करना है हमें, अंत हैप्पी एंडिंग से करना है। उसमें भी आप वहां पे भी शायरी, कहानी, एग्जाम्पल, सवाल डाल सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि शायरी से अगर शुरुआत की है तो शायरी से क्लोजिंग नहीं करना है।
क्लोजिंग और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर कहानी से शुरुआत की है तो क्लोजिंग कहानी से मत करो, यानी रिपीट किसी चीज को नहीं करना है। ठीक है नीरज जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अंत कैसे करें इसके बारे में बात हो चुकी है, और नेक्स्ट स्लाइड। शुरुआत और अंत देख लिया, अब बीच का जो है 70% हिस्सा वो कहां से लाएंगे, वो डेटा कलेक्ट कहां से करेंगे, उसके बारे में सीखते हैं अभी। ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज सर। आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत किसे बोलते हैं? जो हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। वो क्या हो सकता है? अनुभव यानी एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई सब्जेक्ट आपको देता हूं, उसके ऊपर आपका खुद का एक्सपीरियंस जो है, सबसे पहले उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास है, कोई उसका कॉपी नहीं करेगा। और ऑडियंस जो सुनना चाहती है ना, वो कुछ नया सुन पाएगी। दूसरा, कल्पना शक्ति। आप क्या सोच सकते हैं उस पर्टिकुलर विषय के बारे में, वो सोचिए और उसके बारे में लिखिए। और थर्ड, एग्जाम्पल्स, अपने खुद के एग्जाम्पल्स। ठीक है कोई प्रेरक एग्जाम्पल्स आपने सुना हो, आपकी इतनी जर्नी जो गई है अब तक, जन्म से लेके अब तक, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे, उसमें कोई एग्जाम्पल आपने देखा हो तो वो, तो ये सारी चीजें जो आती है ना, वो आंतरिक स्रोत है। और दूसरा है बाहरी स्रोत। सेकंड स्लाइड कीजिए प्लीज। बाहरी स्रोत में क्या क्या आता है? बाहरी स्रोत में क्या क्या आता है? ये तो हुआ आंतरिक स्रोत जो आपके अंदर है। बाहरी स्रोत के लिए बात करते हैं। नीरज जी प्लीज सेकंड स्क्रीन कीजिए। ये है बाहरी स्रोत। उसमें आपको कौन कौन मदद कर सकता है? एक तो मित्रगण, यानी आपका फ्रेंड सर्कल, उनके भी सेल्फ एक्सपीरियंसेस होंगे, उनकी भी कल्पना शक्ति बहुत होगी, उनसे मदद लीजिए। उनके पास एग्जाम्पल्स होंगे, वहां से लीजिए। दूसरा है पुस्तक यानी बुक्स। बुक्स तो आप पढ़ते होंगे क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। बुक्स में से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, आप जो भी अभी करंट अफेयर्स है ना, उससे वाकिफ होते हैं, तो उससे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। चौथा है टीवी। टेलीविज़न पे दुनिया भर की सभी इंफॉर्मेशंस होती है। यूट्यूब, दुनिया भर का सारा ज्ञान इंटरनेट पे डाला हुआ है, वहां से भी आपको मिल सकता है। उसके बाद ये शायरी, कहानी, सवाल जो मैंने बोला था, जिससे आप ओपनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इन सब से मांग सकते हैं, इन सब से मदद ले सकते हैं। इन सब की जगह पे आपको ये बाहरी स्रोत है, बाहरी स्रोत से ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत से ये जो मैंने दिखाया आपको, इन सब से आपको वो 70% जो मसाला है हमारी सैंडविच का, उसको तैयार करना है। समझ में आ गया? फिर एक सैंडविच बनानी है बहुत बेहतरीन। शायरी, कहानी, सवाल, एग्जाम्पल्स, वो सबसे ऊपर रखना है। बीच में ये आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत से जो भी पर्टिकुलर विषय दिया है उसका मसाला डालना है। और अंत में फिर सवाल, शायरी, कहानी, एग्जाम्पल्स, हैप्पी एंडिंग के साथ पूरा सैंडविच बनाना है। फिर वो सैंडविच को खाइए, बहुत मजा आएगा, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। आपकी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन बनेगी, आप ये स्क्रिप्ट बना के जाओगे, सेल्फ आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। वहां जाके आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लोगे, कंधों को सीधा कर लोगे, फेस एकदम सीधा, आप आई कांटेक्ट रखोगे, विथ स्माइल बोलोगे, जेस्चर पोस्चर के साथ, तो कॉन्फिडेंस में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि आप जो भी बोलोगे ना, लोग आपसे कनेक्ट कर लेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, बारी बारी सुनना पसंद करेंगे। जब भी आप बोलोगे तब वो सुनेंगे, आपको अटेंशन देंगे और खड़े होके आपके लिए तालियां बजाएंगे। बशर्ते मैंने जो कुछ भी आपको आज बताया है वो अच्छी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो भी चीजें मैंने आज सिखाई है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है, जो भी मैं आपको भेजूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो आपको भेजना है। समझ में आ गया? चलिए, आंतरिक स्तोत्र, बाहरी स्तोत्र, सबके बारे में बात कर ली। अभी मुझे जानना है कि सबसे पहले आज जहां से हमने सीखना शुरू किया,
कौन बताएगा क्या सीखा हमने, क्या क्या सीखा हमने, कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करना है और बोलना है। आज से, आज जब से स्टार्ट हुआ तब से अब तक, चलिए कौन बताएगा? जय अपने जिनेंद्र आप सर। को अनम्यूट हेलो सर। कीजिए। महेश जी सबसे पहले आ गए हैं, मुझे लगता है महेश जी बताना चाहते आज हैं। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा सर। वो आज का जो बताया जैसे सैंडविच फार्मूला जो बताए वो बहुत ही अच्छा लगा, कि मतलब जितना भी जैसे 2 मिनट का हो प्रोग्राम या 4 मिनट हो, तो समय तो देता ही है कि आपको 4 मिनट रखना है। तो उसमें से आपने बताया जैसे 15% जो है फर्स्ट शुरुआत का और लास्ट का वो तैयार करना है कि क्या बोलना है हमें। और जब फर्स्ट में जब हम अगर शायरी से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में हम शायरी से स्टार्ट नहीं करेंगे। दोनों मैच नहीं होना चाहिए सेम। और बीच का जो हिस्सा बताया 70% वो हमें तैयार करना है। और तो बहुत ही अच्छा बताया सर, जैसे आंतरिक सोच और बाहरी सोच। तो आंतरिक सोच ही सबसे बेस्ट रहेगा, अच्छा लगता है, क्या कि उसमें हम अपना अनुभव अच्छा से आराम से शेयर कर सकते हैं और आई कांटेक्ट से भी बात कर सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। बाहरी स्रोत में क्या है, उसमें थोड़ा बीच बीच में अटक सकते हैं, लेकिन आंतरिक सोच में कभी नहीं अटक सकते हैं। वेरी धन्यवाद। गुड महेश जी। आपको क्या अच्छा लगा वो नहीं बोलना है, अच्छा तो सब कुछ है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था वो कौन बताएगा? चलिए अब दूसरे किसी को मौका देते हैं। महेश जी कौन बताएगा? सर मैं हाँ सर मैं सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। सर सबसे हाँ पहले जी। हमने सीखा EMPS, ESP सर। यस, E फॉर ईएसपी। आई कॉन्टेक्ट और S फॉर ईएसपी स्माइल में ई मानी और क्या? P फॉर पोस्चर। E ई फॉर, हमारा आई कांटेक्ट है सर। वेरी गुड। E हमारा आई कांटेक्ट है सर। सेकंड है स्माइल सर, S फॉर स्माइल। सर तीसरा है पोस्चर। पोस्चर, यस सर। वेरी गुड, नाइस। चलिए तो ईएसपी फॉर्मूला सीखे, ठीक है। उसके बाद कौन बताएगा उसके बाद? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर आसन, सबसे पहले कि अपने आसन को मतलब जमाना कि और आसन का नाम देना। वेरी गुड धनंजय जी, वेरी गुड। जी। उसी के अनुसार अपना फिर बॉडी पोस्चर और अपना मेंटेनेंस भी करना कि वो मेरा आसन कैसे वो पूरा फिट बैठे। नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। और कौन बताएगा? और क्या सीखे हम आज? नमस्ते सर। नमस्ते बबीता जी, बताइए। सर पहले हम लोग सीखे सर कंपटीशन से बात करना चाहिए, मतलब आई उसी से बात करना चाहिए। और दूसरा में सीखे सर कि आंतरिक सैंडविच मतलब फार्मूला उसके अनुसार बोलना चाहिए। शायरी से शुरू करना चाहिए तो शायरी से खत्म नहीं करना चाहिए, और बीच में मसाला डाल के बोलना चाहिए। बहुत अच्छे से हम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और कौन बोलना चाहेगा? हेलो सर। हेलो। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन पा रहा हूँ। सर उसके बाद बोले थे स्क्रिप्ट तैयार करें। वेरी गुड। स्क्रिप्ट तैयार करने जैसे हम लोग को जो श्रोता है, हम लोग के श्रोताओं को जो किस किस माहौल से है, कैसे वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, उन सबको रीड करके वहाँ पर हम स्टेज में इस बारे में उनसे बात करेंगे, तभी श्रोताओं हमसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वेरी गुड वीणा जी, तब बहुत ही बेहतरीन। आपने बहुत बारीकी से देखा है, बहुत बारीकी से सुना है। नो योर ऑडियंस बहुत जरूरी है। आप अपने ऑडियंस को अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आप अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। राजकुमार जी कुछ बोलना चाहते थे, सादर आमंत्रित है सर, बोलिए। नमस्कार जौहर सर। नमस्कार। सर बोला जा रहा है जैसे आंतरिक, आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि हम थोड़ा लेट से जुड़े लेकिन फिर भी हमने पूरा सुना आपकी बातों को। और आज हमने हम लोगों के बीच 4 ऐसे पॉइंट हम लोग के सामने आप रखे हैं, जिससे आज बहुत ही अच्छा लगा सर। आज पहली बार हम लोग इस तरह के चीजों में हम लोग सुन रहे हैं। पहले जैसे तैसे हम लोग बात करते थे सर, आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा वक्ता बनने जा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बस आपको जो नियत कार्य दिए जाए ना, उसे अगर आपने पूरा ईमानदारी से किया ना सर, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ करना इतना ही है, नियत कार्य जो आपको दिया जाए वो एकदम ठीक से करना है। ओके सर। ठीक है, चलिए एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। आपको बहुत ध्यान से देखना है मेरा वीडियो। एक ही कहानी मैं दो अलग अलग तरीकों से आपको बताऊंगा, और आपको फिर मुझे बताना है कि कौन सी कहानी में आपको ज्यादा मजा आया। ठीक है, चलिए। बहुत सालों पहले की बात है। टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता ही है, सब लोग, पूरा बाजार बंद हो जाता है, सारे लोग इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने बैठ जाते हैं। तो एक टेस्ट मैच चल रहा। उस टेस्ट मैच में 5वां दिन था। इंडिया को जीतने के लिए 250 रन करने बाकी थे, और मेन जो 3 बैट्समैन थे ना, ओपनर 3, वो तीनों आउट हो चुके थे। अभी क्या था कि लग नहीं रहा था कि रन होंगे। तो अभी इंडिया के सारे बैट्समैन यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके हमें ऑल आउट नहीं होना है, जिससे ये मैच ड्रॉ हो जाए। ठीक है, ये 3 विकेट गिर गए। उसके बाद एक 15.5 साल का लड़का, उसकी उम्र थी 15 साल 6 महीने, वो छोटा सा लड़का स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए उतरता है पिच के ऊपर। पिच के ऊपर जब वो आता है तो पाकिस्तान के इतने लंबे लंबे जो बॉलर थे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, जो सबसे फास्ट बॉलर थे, उन लोगों ने इसको देखा। उनके माइंड में ये लगा कि इसको एक बॉल अगर लग जाएगी तो ये शायद मर जाएगा या फिर इंजर्ड हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो सामने खड़े थे, वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा आया है, इसको एक बॉल अगर लग गई इस वसीम अकरम की तो ये मर जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा। पहली ही बॉल वसीम अकरम ने बाउंसर डाली, और वो बॉल उस खिलाड़ी के नाक पे जाके लगी, और उसके नाक से खून बहने लगा। सारे खिलाड़ी दौड़ पड़े उसके, और नवजोत सिंह सिद्धू भी दौड़ पड़े। फिजियो आए। आज की तरीके से तो नहीं कि बहुत अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, वैसा तो नहीं था पहले। पहले तो वो रुई लेके आए और रुई से सारा खून साफ करने लगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ये बॉल लग गई है, बहुत खून बह रहा है, आप जाओ और जाके आप आराम करो, किसी दूसरे बैट्समैन को भेजो। तब वो खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू को बोलता है सिर्फ 2 शब्द, और वो 2 शब्द हमें सुनना बहुत जरूरी है, जिसके बाद उस खिलाड़ी की और पूरे इंडियन क्रिकेट टीम की किस्मत बदल गई। उस खिलाड़ी ने बोला, मैं खेलेगा। वैसा बोल के वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद दूसरे ही बॉल पे वो उसने आगे आके वसीम अकरम को चौका लगाया। पूरे स्टेडियम के अंदर किसी की ताकत नहीं थी कि वसीम अकरम की आंखों में आंखें डाल के देख सके। वहां पे ये 15.5 साल का लड़का वसीम अकरम की आंखों में आंखें डाल के उसे चुनौती दे रहा था कि आप दूसरी बॉल डालो, उस पे भी मैं चौका मारूं। और उसने दूसरी बॉल पे भी चौका मारा। उस दिन जन्म हुआ इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर। तब हमको मिला एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये कहानी थी सर सचिन तेंदुलकर की। इसी कहानी को मैं दूसरी तरीके से सुनाता हूं। बहुत सालों की पहले की बात है, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच था। उस मैच के अंदर टेस्ट मैच था और जीतना जरूरी था, 5वां दिन था। 5वें दिन में क्या था कि हमें 250 रन करने थे और 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा है जो 15.5 साल का था, उसको देख के सब सोचने लगे ये तो मर जाएगा। सिद्धू को भी ऐसा लगा कि ये इसको बॉल लगेगी तो ये नहीं खड़ा रह पाएगा, और हुआ भी ऐसा। उसको पहली बॉल लगी, उसके नाक से खून बहने लगा। वहां पे जाके सिद्धू ने बोला कि भाई तू बैठ जा, तेरी बस की बात नहीं। तब उस लड़के ने बोला मैं खेलेगा, और वो लड़के का नाम था सचिन तेंदुलकर। ये दूसरी कहानी। दोनों कहानी एक ही थी, मैंने अलग अलग अंदाज में सुनाई। अब आप मुझे बताइए कौन से अंदाज में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, कमेंट बॉक्स में डालिए, पहला या दूसरा।
कमेंट बॉक्स में डालिए। पहला सर, पहला। हाँ राजकुमार जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, यस कमेंट सर। बॉक्स में डालना है हमें। पहला। सुनीता जी को दूसरा पसंद आया, बाकी सबको पहला पसंद आया। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले सुनीता जी से सुनना चाहेंगे कि दूसरा क्यों ज्यादा पसंद आया। सुनीता जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। सुनीता जी, धनंजय जी, वेरी गुड। शायद सुनीता जी ने गलती से डाल दिया है दूसरा, इसलिए बोल नहीं रहे। चलिए, पहला सही जवाब है, पहले में सबको मजा आया। तो क्यों मजा आया, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। राजकुमार जी बताइए, पहले में क्यों मजा आया, दूसरे में क्यों नहीं आया। क्योंकि सर उसमें बॉडी लैंग्वेज हमारा परफेक्ट था, इसमें हमारा बोलने का तरीका अलग है। इसमें क्योंकि ऑडियंस को पहले वाला सुनने में उसको अच्छा इसलिए लगा, इसमें तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, आई कॉन्टेक्ट से अच्छा हो रहा था सर। इसमें क्या है कि हमने अपने लैंग्वेज मैंने जिस तरह से किताब जो पढ़ते हैं वो लैंग्वेज से हम लोग ने यहाँ बात किया दूसरा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन तरीके से सर मैं आपने भी बोलना चाहता को हूँ। सुना और समझाया भी। और कौन बोलना चाहेगा। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, सादर आमंत्रित है आप। सर पहला वीडियो में जो है वो एकदम आई कांटेक्ट है सर, और हम लोग को भी लगता है कि हाँ सुनने लायक है। और दूसरा में जो है वो आई कांटेक्ट ना होकर और बॉडी भी इधर उधर हिलडुल हो रहा है। इससे हम लोग को पता चलता है कि सर को आलसी लग रहा होगा और हम लोग को सुनने के लिए ध्यान उतना आकर्षित नहीं हो रहा है। वेरी गुड। तो जी एक ही धन्यवाद। कहानी है, पर उसको सुनाने के अंदाज दो अलग अलग है। तो पहले अंदाज में जो मैंने सुनाया उसमें आई कांटेक्ट था, मेरे फेस पे स्माइल थी, मेरे हैंड पोस्चर्स दिख रहे थे आपको, ठीक है, और आरोह अवरोह के साथ मैं बोल रहा था, यानी उतार चढ़ाव के साथ बोल रहा था, जिससे आपको समझ आए। और एम्फासिस, एम्फासिस यानी किसी शब्द पे मैं जोर लगा रहा था, भार दे रहा था, जिससे आपको उसकी महत्वता का ख्याल आए, ठीक है। और जो दूसरा था उसमें आई कांटेक्ट भी नहीं था, हैंड के जेस्चर पोस्चर भी नहीं थे, ठीक है, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। तो अब तक आपके जो वीडियोस आते थे ना, वो जो दूसरा स्टाइल था ना उस स्टाइल में आते थे, पर अब से आपके जो वीडियोस आएंगे वो जो पहला स्टाइल मैंने अपनाया ना उस स्टाइल में आने चाहिए। समझ में आ गया एकदम इजीली। यस सर। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी था। और कोई बता पाएगा कि पहले में मजा क्यों आया, दूसरे में क्यों नहीं आया। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है, पर मेरा उद्देश्य है आपको बोलना। आप जितना जल्दी जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा खुलेंगे। तो आपके माइंड को ओपन करना, आपको खोलना, वही मेरा काम है। तो जो भी बोलना चाहे सादर आमंत्रित है। सर पहला वाला में कहानी सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि किसी का कहानी है, दूसरे में लग रहा था इस तरह की पता नहीं किसका दुख भरी कहानी है, ऐसे आ गया है ग्राउंड में खेलने के लिए, ऐसा लग रहा था। और पहले कहानी में कुछ खास लग रहा था कि कुछ है इसमें इंटरेस्टिंग सा सुनने जैसा, और दूसरे वाला में वैसा लो लग रहा था जैसे लॉस है इसमें। तो आपको भी पता चल गया ना कि जब आप वीडियो बनाएंगे तो पहले वाले जैसा बनाना, तो लोग देखेंगे पूरा, मजा भी आएगा। दूसरे वाला जैसे बनाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से जब एज अ स्पीकर आप स्टेज पे जाएंगे ना, एज अ वक्ता किसी सब्जेक्ट पे बोलना है आपको, तो वहां पे जाके आपको पहले वाला जो था उसी तरीके से बोलना है, तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट बना रहेगा। सही है, उस तरीके से हमें काम करना है। दूसरा बहुत ही जरूरी चीज कि जब आप बोलते हैं ना तो पोज कौन सी जगह पे रखना है वो बहुत जरूरी है। अगर पोज चेंज हो जाए, यानी कि अल्प विराम जहां पे रखना है, पूर्ण विराम जहां पे रखना है, वहां पे रखने की बजाय किसी और जगह पे रख दिया जाए, तो पूरे वाक्य का
भावार्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि एक वाक्य है कि यहां कचरा डालिए मत, डालने वाले को पेनल्टी होगी। ये एक वाक्य है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, यहां कचरा डालिए मत, मत के पीछे मैंने अल्प विराम डाल दिया, डालने वाले को पेनल्टी होगी वहां पे पूर्ण विराम डाल दिया, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना है, जो भी डालेगा उससे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पर अगर इसका जो ये अल्प विराम है उसको मैं चेंज कर देता हूं कि यहाँ पे कचरा डालिए अल्प विराम, मत डालने वाले को पेनल्टी होगी, तो अभी उसका भावार्थ पूरा चेंज हो गया कि कचरा यहीं पे डालना है, अगर यहां नहीं डाला तो पेनल्टी होगी। तो उसी तरीके से आप भी जब कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, अगर वहां पे अल्प विराम पूर्ण विराम सही जगह पे नहीं लगाया और दूसरी जगह पे लग गया, तो क्या होगा, आप जो समझाना चाहते हैं ना, सामने वाला उसको नहीं समझेगा, कुछ और ही समझ बैठेगा। सही है। तो हमें जो समझाना है वही सामने वाला समझे, उस तरीके से अगर हमें काम करना है तो हमें कहाँ कहाँ पोज लेना है, कहाँ कहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह करना है, कहाँ कहाँ उद्गारवाचक चिन्ह करना है, कहाँ कहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम जो बोलते हैं, जिस भावार्थ में बोलते हैं, उसी भावार्थ में सामने वाला समझेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, सामने वाला कुछ और भी समझ सकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है लहजा, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव अपने बोलने की सिस्टम में। मान लीजिए जो शुरुआत में मैंने आप सबको बोला था कि सब लोग वीडियो नहीं भेज रहे हैं, आपको वीडियो भेजना ही भेजना है। इसलिए भेजना है क्योंकि आप जो एक अच्छा वक्ता बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपका जो ध्येय है ना, वो ध्येय के साथ आप आगे बढ़ सके, ठीक है। इसके लिए आपका वीडियो बनाना जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमारा तो कुछ जाने वाला नहीं है, पर आप वीडियो बनाएंगे तो आपको ही कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा। सही है। आप सब तो शिक्षक हैं, आपको यही चीज रोज कहनी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अपने लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज पर वीडियो बनाना, और 8 बजे से पहले वीडियो बनाना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बोली, ये सही में अगर माना जाए तो ये डांट थी, पर डांट भी मैंने इतने प्यार से आपको बोली कि आपको नहीं लगा कि मैं आपको डांट रहा हूं, और आप वीडियो बनाना शुरू भी कर देंगे। पर इसी चीज को मैं अलग लहजे में अगर बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। मैं पहले ही आपसे माफी मांग लूं कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको डांट नहीं रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर दूसरे लहजे में आपको डांटा जाए तो क्या होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप सब शिक्षक हैं, आपको इतना पता नहीं चलता कि आप जब अपने बच्चों को कोई होमवर्क देते हैं, वो लोग होमवर्क करके नहीं आते, तो आपको कितना गुस्सा आता है। वही गुस्सा क्या हमें नहीं आएगा। आपको जब मैं भेजता हूं कि 8 बजे से पहले भेजो, तो 8 बजे के बाद क्यों भेजते हो। आप खाना खाते हो ना, या घास खाते हो। मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, दूसरे सत्र से आप आना ही बंद कर दो। चीज एक ही थी, पर बोलने का स्टाइल अलग अलग था। तो लहजा बहुत जरूरी है, सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है ये बहुत जरूरी है। विथ स्माइल, आप कड़वी से कड़वी बात आरोह अवरोह के साथ भी बोलोगे ना, तो सामने वाला तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यही हमको सीखना है। सही है। समझ में आ रहा है। हम सब दिखाइए अगर समझ में आ रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, लहजे के बारे में भी सीख लिया। अब एक रामबाण दे रहा हूं आपको, बहुत जरूरी है। ये आपको आपके क्लासरूम में भी काम आएगा, आप कोई मैनेजमेंट से मिलेंगे वहां पे भी काम आएगा, आपके फ्रेंड्स से मिलेंगे वहां पे भी काम आएगा, आपके घर पे भी काम आएगा। पर ये जो रामबाण दे रहा हूं ना, वो अच्छी चीजों के लिए यूज करना, किसी के साथ झगड़ा करने के लिए यूज मत करना। ये ऐसी चीज है कि सामने वाले से आई कांटेक्ट करके जब आप बात करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मजा आएगा। चलिए, आप सबको क्या करना है, आंखें बंद करनी है।
उसके बाद मैं जो भी बोलूं उसके बारे में सोचना है, और आपको ये फील करना है कि आपकी आंखें जब ये मैं जो बोल रहा हूं वो फील कर रही है तो किस तरफ मुड़ रही है। ऊपर की साइड दाहिनी तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है, यानी कि लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसके बाद डालना है, ये एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, चलिए सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप सब अभी सोचिए आपके बचपन का कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको सबसे ज्यादा मजा आया था, जो चीज सचमुच में हुई है उसी के बारे में सोचना है आपको। बचपन का वो दिन, जो दिन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा मजा उसी दिन आया था, उसके बारे में आपको सोचना है। और साथ साथ में फील भी करना है कि आपकी आंखें ऊपर की ओर लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है। फील कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने सबसे ज्यादा मजा किया। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। ओके, अब कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप अपने बचपन का वो दिन जिस दिन सबसे ज्यादा मजा आया था उसके बारे में सोच रहे थे, तो आपकी आंखें ऊपर की ओर लेफ्ट जा रही थी या राइट जा रही थी। कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। मुकेश किस्कू जी बोल रहे हैं कि उनकी राइट गई थी। नीरज जैन जी राइट गई थी, ऊपर की और राइट। ओके महेश जी, और लेफ्ट वाले कोई नहीं है। मेरी लेफ्ट जाती है। एक ने राइट लिखा तो सब लोग राइट मत लिख देना, आपकी आंखें जहां पे भी गई हो वहीं पे लिखना। बेबी जी की भी राइट गई, सबकी राइट जा रही है, मेरी अकेले की लेफ्ट क्यों जा रही है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में हम सोचते हैं, तब हमारी आंखें ऊपर की साइड लेफ्ट जानी चाहिए, और जाती हैं, सबकी जाती है। आपकी राइट क्यों गई उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने जो अपने बचपन में जो हुआ है उसके साथ साथ कुछ ऐसा ऐड कर लिया है कि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, इमेजिनेशन, जो सचमुच हुआ नहीं है ऐसी कोई एक चीज भी आपने उसमें डाली तो आपकी आंख राइट साइड मुड़ जाएगी। पर जो सचमुच हुआ है उसी के बारे में अगर आपने सोचा है तो आपकी आंखें लेफ्ट ही जाएंगी, उसको आप राइट कर ही नहीं सकते। जो सचमुच हुआ है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो लेफ्ट ही जाएगा, और जो नहीं हुआ है, जो काल्पनिक है, उसके बारे में आप सोचेंगे तो वो राइट ही जाएंगे। बहुत सारे लोगों की आंखें बंद होती हैं तो वो राइट लेफ्ट नहीं समझ पाते। खुली आंखों से आप ये एक्सरसाइज करके देखना, तब आपको समझ में आएगा। आप सब एक बार फिर से आंखें बंद कीजिए और ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपका सपना है। यानी आपको कोई बड़ा बंगला लेना है, या कोई आपकी ड्रीम कार है, या फिर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने चाहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं। जो भी आपका सपना है उस सपने को सोचिए जिसे साकार करना बाकी है, जो साकार हुआ नहीं है। उसके बारे में अगर आप सोचते हैं ना तो ऊपर की ओर राइट ही जाएगी आपकी आंखें। सोच के देखिए। और जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचोगे तो लेफ्ट जाएगी। कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपका सपना है, जो आपको साकार करना है किसी भी कीमत पे। ऊपर की ओर राइट गई या नहीं गई आंखें। वेरी गुड।
धीरे धीरे आंखें खोलिए। सबने खोल ली? चलिए, ऊपर की ओर राइट साइड कितनों के गया सपना जब देखा कि ये होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। महेश जी का राइट साइड गया, वेरी गुड। मुकेश जी का राइट साइड गया, अंजू कुमारी का राइट साइड गया, यस। राजकुमार जी का राइट साइड गया। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो चीज नहीं हुई है, यानी जो काल्पनिक है अभी तक, उसमें आपकी आंखें राइट साइड ही जाएंगी, और जो चीज हो चुकी है, जो सच है, सनातन सत्य जो है, उसके बारे में सोचेंगे तो लेफ्ट जाएगी, और ये जो चीज अभी झूठ है, जो होने वाला है, हुआ नहीं है, उसके बारे में सोचेंगे तो राइट साइड जाएगी। यानी कि जब आप अपने स्कूल के बच्चे को बुला के पूछेंगे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तब वो जो जवाब देगा ना, वो जवाब देते समय अगर वो ऊपर की साइड लेफ्ट देखता है जवाब देते देते, तो आप मान लो कि वो सही बोल रहा है। पर ऊपर की ओर राइट देख रहा है, जो अभी तक हुआ ही नहीं, यानी वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। आप किसी दोस्त पे भी आजमाइए। आप अपने आप को आईने के सामने खड़े रख के कोई भी ऐसी चीज जो हो चुकी है उसके बारे में सोचना, और जो होना चाहिए वैसी सोचना, आपकी आंखें आपको बता देंगी कि आप क्या सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको एक दूसरी चाबी दे दी है, जिससे आप अपने क्लासरूम के बच्चों को सही या गलत में फर्क दिखा सकेंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी सिखा सकते हैं, पर किसी की परीक्षा मत लेना। ठीक है, हमने जो सिखाया है वो सही के लिए सिखाया है, इसलिए नहीं सिखाया कि आप अब घर पे जाके अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लें, अपनी वाइफ से झगड़ा कर लें। उनको जाके पूछेंगे कि भैया चलो बताओ, और उन्होंने राइट साइड देख लिया तो आपने पकड़ लिया, "हाँ, झूठ बोल रहा है"। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज हमने ओपनिंग से जो जो सीखा, एक ईपी, कौन सा फॉर्मूला, ईएसपी, उसके बाद सैंडविच फॉर्मूला, उसके बाद नो योर ऑडियंस, उसके बाद शुरुआत कैसे करें, उसके बाद अंत कैसे करें, बीच का मसाला कहां से लाएं। ठीक है, आंतरिक स्तोत्र क्या है, बाहरी स्तोत्र क्या है, लहजा क्या होना चाहिए, बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से खड़ा रहना है, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए। ये सारी चीजें हमने आज सीखी है। तो कल से, यानी आज से जो आपका वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको ये सब कुछ जो आज सीखा है ना, वो ऐड करके वीडियो बनाना है। ठीक है, और खड़े होके वीडियो बनाना है, जिससे आपका जेस्चर पोस्चर दिखे, आपके हैंड मूवमेंट्स दिखे, आपके फेस एक्सप्रेशन दिखे, स्माइल दिखे, आई कांटेक्ट दिखे। ठीक है, शुरुआत शायरी कहानी सवाल एग्जाम्पल से करना है, और एंड भी शायरी सवाल कहानी एग्जाम्पल्स हैप्पी एंडिंग से करना है, और बीच का मसाला कहां से लेना है वो भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आज से सबका वीडियो बहुत ही बेहतरीन आना चाहिए। ओके, जो लोग सहमत है थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप सब तैयार हैं अब अच्छा वक्ता बनने के लिए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एवरीडे 8 बजे से पहले। अगर आपने नियत कार्य डाल दिया तो आप अच्छे वक्ता बनने की सफर में निकल चुके हैं, वैसा समझ लेना अपने आप को। और जब भी आप वीडियो डालेंगे, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दूंगा कि यहाँ यहाँ पे आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो दूसरा वीडियो जो आपका आएगा उसमें वो खामियां दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और आज के पूरे सेशन में, आज के पूरे सत्र में जो 3 चीजें आपने आज नई सीखी है, एकदम नया सीखा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है ये सत्र खत्म होने के बाद। ठीक है,
वो 3 चीजें जो आपने आज नया सीखा और अपने जीवन में आप उतारेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी सादर आमंत्रित हैं। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का एवं सम्मानित प्रशिक्षक जी का, कि इतना शानदार प्रशिक्षण ईपीएस डिबेट एंकरिंग का हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रदान किया। और इस प्रशिक्षण के अंतर्गत एक सफल वक्ता, एक प्रभावी वक्ता कैसे बनना है, उसकी सारी कार्य योजना या सारी ट्रिक आपने इस सेशन के माध्यम से दी है। किस प्रकार से हमें ईएसपी प्रणाली का उपयोग करना है, किस प्रकार से हमें आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों के साथ जुड़ना है, किस प्रकार हमें स्क्रिप्ट तैयार करना है, कैसे हमें ऑडियंस को समझना है, कैसे हमें सैंडविच फॉर्मूला, जो अभी सैंडविच फॉर्मूला आपने बताया है, इसका इम्प्लीमेंट हमें कैसे करना है अपने वक्तव्य के दौरान। ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें पूरी आत्मीयता से इम्प्लीमेंट करेंगे या आत्मीयता से इन्हें समझेंगे, प्रयोग में करेंगे, तो निश्चित ही आप एक प्रभावी वक्ता जरूर बनेंगे। और एक वक्ता की क्या छवि होती है आपकी समाज में, आपके कस्बे में, आपके गांव नगर में, वो आप जानते हैं। वक्ता वही होता है जिस पर सारी पब्लिक की नजर हो। और प्रभावी वक्ता तभी होगा जब हम आज के जो प्रशिक्षण सत्र में सीखे बिंदुओं पे काम करेंगे, उन्हीं बिंदुओं के अनुसार हम अपने आप में निखार करेंगे, तभी हम बन पाएंगे। और आज की जो आपकी प्रस्तुति देखी, आपके वीडियोस जो ग्रुप में डले हैं, तो जैसा कि सर ने बताया है कि आप एक सफल वक्ता बनने के सफर पे निकल चुके हैं। सफर पे आप निकल चुके हैं, मंजिल तो मिल ही जाएगी। किसी ने कहा है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप सभी को मंजिल जरूर मिलेगी। आप अपने सफल वक्ता बनने के सफर पर निकल चुके हैं। और जो भी नियत कार्य सर के द्वारा ग्रुप में शेयर किया जाता है, उसी आप पूरा अवलोकन करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहले से बेहतर करने की कोशिश आप जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम विराम की ओर ले चलेंगे। हमारी एक परंपरा है कि हम प्रारंभ और अंत में ईश वंदना का वाचन करते हैं। तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें और एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। बोले पंच परम श्री भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। धैर्य पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म सब सफल पावे। इसी
मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ इसी जोश, आप सभी के इसी जोश एवं उत्साह उमंग के साथ पुनः रूबरू होंगे। हमारे EPS ग्रुप में आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः हमारे प्रशिक्षक जी एवं तमाम प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार।